सोचिए, भारत का जो सबसे शक्तिशाली पद है, राष्ट्रपति का पद, क्या उस पर बैठे व्यक्ति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान में बहुत विस्तार से दी गई है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आखिर वो है क्या और ये काम कैसे करती है? अच्छा, तो इस प्रक्रिया का एक खास संवैधानिक नाम है। इसे कहते हैं महाभियोग या इंग्लिश में इम्पीचमेंट। और ये प्रक्रिया हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में बताई गई है। और एक बात और, ये कोई मामूली पॉलिटिकल वोटिंग नहीं है, बल्कि इसे एक क्वाजी जुडिशल मतलब एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें बाकायदा जांच और मुकदमे जैसी चीजें शामिल होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि महाभियोग आखिर शुरू किस आधार पर किया जा सकता है? तो सुनिए, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, संविधान का उल्लंघन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस संविधान के उल्लंघन का असल मतलब क्या है, यह हमारे संविधान में कहीं साफ साफ नहीं लिखा है। ये फैसला पूरी तरह से संसद पर ही छोड़ दिया गया है। और पता है, इस प्रक्रिया को शुरू करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप इसे प्रस्ताव की पहली और शायद सबसे मुश्किल बाधाओं में से एक कह सकते हैं। देखिए, इसे शुरू करने के लिए 3 जरूरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली शर्त, ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। दूसरी शर्त, उस प्रस्ताव पर उस सदन के कुछ सदस्यों के दस्तखत मतलब सिग्नेचर होने ही चाहिए। और तीसरी शर्त, राष्ट्रपति को इसकी जानकारी 14 दिन पहले एक रिटन नोटिस के जरिए देनी पड़ती है। और कितने दस्तखत चाहिए? सोचिए, कम से कम 1/4 सदस्यों के, 1/4 मेंबर्स। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इस प्रक्रिया को यूं ही हल्के में शुरू नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी एक बहुत गंभीर लेवल की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, तो मान लीजिए प्रस्ताव पेश हो गया, फिर क्या? फिर शुरू होती है असली कार्रवाई संसद के दोनों सदनों में। ये एक तरह का मुकदमा ही समझिए, जिसे कोई जज नहीं बल्कि हमारे चुने हुए सांसद ही चलाते हैं। तो प्रोसेस कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, वो सदन उस पर वोटिंग करता है। अगर वहां से ये प्रस्ताव पास हो गया तो फिर ये जाता है दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन का काम है आरोपों की जांच करना। और हाँ, इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। वो खुद पेश हो सकते हैं या फिर अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जब जांच पूरी हो जाती है, तब दूसरा सदन इस पर फाइनल वोट करता है। और ये कोई साधारण वोटिंग नहीं होती। दोनों ही सदनों में प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उस दिन मौजूद और वोट देने वाले मेंबर्स का नहीं, बल्कि सदन की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 है। ये एक बहुत ही ऊंचा और मुश्किल स्टैंडर्ड है। अब एक और दिलचस्प सवाल कि इस पूरी वोटिंग में हिस्सा कौन कौन लेता है? यहीं पर राष्ट्रपति के चुनाव और उनके महाभियोग की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क सामने आता है। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन वोट डालता है? संसद के सदस्य और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी, है ना? लेकिन महाभियोग में ऐसा नहीं है। महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों या नॉमिनेटेड, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। राज्यों के विधायकों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। इतनी मुश्किल, इतनी सख्त प्रक्रिया को जानने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भाई, भारत के इतने लंबे लोकतांत्रिक इतिहास में इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। 0, 0। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है और जाहिर है किसी को भी इस प्रक्रिया से हटाया भी नहीं गया है। ये प्रक्रिया संविधान की किताबों में तो है, लेकिन असल में इसकी नौबत आज तक कभी नहीं आई। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल क्यों बनाया? शायद ये राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए था, देश में एक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए था, और सबसे बढ़कर इस ताकतवर प्रक्रिया को किसी राजनीतिक बदले का हथियार बनने से रोकने के लिए था। सोचने